हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पर, जहां पे आप लोग अभी क्लास 12 का मैथ का प्रिपरेशन, मैथ का तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 में अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हुए, जो अभी हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट है ना, वो टॉपिक है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हम लोग का टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम आप लोगों को बहुत सारा लेक्चर बताया। इससे पिछला लेक्चर में हम आप लोगों को 3.1 का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बताया। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 से आपको जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा। उम्मीद करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर आज इंट हो जाना चाहिए। अगर जब बच जाएगा तो अगला सेशन में देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। और आप लोगों को पहले ही बोल दिए थे कि एग्जाम में ज्यादातर यह देखा जाता है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेस एनसीईआरटी ही रखा जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को जरूर कंप्लीट कीजिए। हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक आप लोग बना लीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास समय है तो अदर राइटर बनाइए। अगर जो समय नहीं बचता तो अदर राइटर बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है। तो आप अगर से पिछला लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में भी मिल जाएगा। आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग क्या कीजिएगा, पिछला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर को देखिएगा तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को समझ में बढ़िया ढंग से आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना काम तो मेरे लिए आप कर ही सकते हैं, समझ आया ना। और आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। हम कोई भी वीडियो बनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि हाँ, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से सेशन कंटिन्यू करते रहे। तो इसीलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। किसी भी तरह का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोगों का जो क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर क्वेश्चन होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है जो आप लोग को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। मतलब जो मेरे पास जो इक्वेशंस दिया हुआ है उस इक्वेशन से हम लोगों को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था। पहला इक्वेशन दिया हुआ है आपको कि 4 3 x5 इक्वल टू वाई जेड 1 5, समझ रहे ना। तो इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो सबसे पहले आप लोग इक्वालिटी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इक्वालिटी। क्या कीजिएगा? इक्वालिटी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्वालिटी। क्या लिखेगा? बाय इक्वालिटी। क्या लिखेगा? बाय इक्वालिटी। जैसे ही इक्वालिटी कीजिएगा तो भाई 4 का वैल्यू किसके बराबर कर दीजिएगा? y का। कहने का मतलब y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? z, अर्थात z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और 5 का वैल्यू 5 तो है ही है, समझ ना। अर्थात y इक्वल टू 4, z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, और 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? यहाँ तक तो यानी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, फिर यह क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। एक और क्वेश्चन है थर्ड। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 6 का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भी हम लोग यह लिख सकते हैं स्टेटमेंट की बाय इक्वालिटी या बाय कंपैरिजन। बाय इक्वालिटी कर दीजिए या बाय कंपैरिजन कर दीजिए, फिर भी चलेगा, समझ रहा है ना। तो चलिए बाय इक्वालिटी हम लोग कर देते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा कितना? 6 के इक्वल। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं क्या? फर्स्ट। x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मानते हैं। फिर 2 के बराबर है, ये है, इसको लेने का तो कोई जरूरत है नहीं, समझ रहा है। फिर अब 5 प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर। 5 प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। तो इस बात को हम लोग फिर लिख लेते हैं। 5 प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर? 5 प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा 5 के बराबर। आप इसीलिए लिख सकते हैं, जेड को रोकेंगे तो इसीलिए जेड बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 5, अर्थात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 आएगा, मान लेंगे इक्वेशन क्या चीज? सेकेंड। देखिए, कभी भी क्या होता है कि अगर जो 2 वेरिएबल रहता है, एक एक्स और एक वाई, तो दोनों वेरिएबल को एक इक्वेशन से वैल्यू नहीं निकाल सकते। दोनों वेरिएबल के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्स वाई था, इसको इक्वेशन मान लिए। अब कहिएगा सर 5 + z = 5 था, इक्वेशन क्यों नहीं माने? क्योंकि यहाँ पे वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, वन वेरिएबल का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सीधा z = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक्स वाई = क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक्स वाई का = 8, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, इसको हम इक्वेशन क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। अब क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन का सेकेंड से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, एक्स और वाई का। किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई का। तो चलिए देखिए समझिएगा, लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए, या तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग देखिए, तो इसमें से या तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं या y का, तो हम इसीलिए निकाल लेते हैं y का वैल्यू। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। y का वैल्यू अगर जो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन का सेकेंड। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को देखिए, तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स वाई इक्वल टू में कितना है, 8 है। एक्स वाई इक्वल टू 8 है, वैल्यू किसका डाल देंगे, वाई का। तो हो जाएगा x इंटू वाई का वैल्यू डालिएगा। वाई का वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा आपके पास इस उसको उधर ले जाइएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास कितना, इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइएगा। तो चलिए 9 होता है तो इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू में कितना, 0। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 6x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, आप प्लस में 8 इक्वल टू में कितना, 0। माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस आई हो प्लस, है ना। इस माइनस को अगर इस साइड में ले जाएगा तो 0/-1 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। इसको आप सजा के लिख लीजिए, सजा के लिख लीजिएगा, कहने का मतलब इसको लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लोग तोड़ दीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या तोड़िएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट। और फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब होता है फैक्टर, गुणनखंड, है ना। गुणनखंड इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड क्या तोड़िएगा, जो समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो लिखिएगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। गुणनखंड तोड़ने का नियम आप लोग जानते होइएगा कि भाई इसको दो टर्म में ऐसा तोड़िए कि जोड़ेंगे तो इतना फूट जाएगा, गुना करेंगे तो इतना फूट जाएगा, समझ आए। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एकदम सिंपल सा है ना। तो आप लोग बस सिंपल वे में आप लोग चलते रहिए, समझ, एकदम सिंपल है, समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगा। अब समझिएगा क्या काम करेंगे भाई, कि x इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे, x क्या कॉमन लेंगे, x। तो जैसे ही x अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, 4। और यहाँ से आप -2 कॉमन लीजिए तो फिर हो जाएगा x माइनस कितना, 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप दोनों को एक तरफ ले लीजिएगा, x माइनस 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा -2 इक्वल टू 0। और आप लोग 10th के आधार पर पढ़े होइएगा कि अगर इस टाइप का रहता है तो इतना का वैल्यू भी 0 हो सकता है और इतना का वैल्यू भी 0 हो सकता है। कहने का मतलब है मेरा कि x माइनस 4 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4। और या x माइनस 2 अगर जो 0 होगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब x का वैल्यू 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। और जो x का वैल्यू, अब तो x का वैल्यू निकालिए, अब x के वैल्यू से हमको किसका वैल्यू निकालना है, y का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि y का वैल्यू हम लोग निकाले हुए 6 माइनस एक्स। क्या निकाले हुए, 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x के जगह पर अगर आप 4 डाल दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा 6 माइनस 4। क्या निकल जाएगा, 6 माइनस 4, अर्थात क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा 2। अगर x के जगह पर अगर हम 2 डाल देंगे तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4। कहने का मतलब x का वैल्यू अगर 4 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, और x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा। और z का वैल्यू हम लोग का निकला हुआ है 0। z का वैल्यू क्या निकला हुआ है, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेंस में आप लिख सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर समझ गए कितना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर समझ गए, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखिए। थर्ड नंबर मेरा जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड
फिर दे रखा है कितना x प्लस जेड, और फिर क्या दे रखा है y प्लस जेड, है ना। और इस तीनों का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, इक्वल में करके दे रखा है 957। कितना दे रखा है 957। तो हम लोग लिख देंगे बाय इक्वालिटी। क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी। जैसे ही इक्वालिटी कीजिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हो जाएगा 9, एकरा इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा फर्स्ट। फिर हो जाएगा x प्लस जेड, एकरा हो जाएगा इक्वल टू में 5, एकरा इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा सेकेंड। और फिर हो जाएगा y प्लस जेड, एकरा का थी 7, एकरा इक्वेशन नंबर मान लीजिएगा थी थर्ड। समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए, y प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7, तो y प्लस जेड का वैल्यू हम लोग क्या डाल देंगे 7 डाल देंगे, समझ रहे। तो इससे किसका वैल्यू निकल जाएगा x का। अब समझिए, आइए हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए समझिएगा, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट को देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, है ना। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, y प्लस जेड का वैल्यू डाल दीजिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू में 9। यहाँ पे ब्रैकेट मर्जी होगा तो लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन का से थर्ड से, मतलब थर्ड इक्वेशन से हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब काम क्या कीजिएगा, इसीलिए लिख दीजिएगा x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू में कितना 2, मतलब x का वैल्यू निकल गया 2। x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकेंड में डाल देंगे, है ना। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन कितना सेकेंड, इक्वेशन आपके पास सेकेंड कितना है, x प्लस जेड इक्वल टू कितना 5। x के जगह पर क्या डाल दीजिएगा 2, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसीलिए z इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना 3, है ना। तो फिर आपको z का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकल गया। फिर अगर से आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, देखिए अब निकल गया x का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, फंस गया y का। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू कितना 7। y का वैल्यू, z का वैल्यू मेरे पास आया है 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू में कितना 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू कितना 4, समझ रहे हैं ना। लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस, हैंस मींस अतः। x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, x का वैल्यू हमको क्या दिया 2, y का वैल्यू हमको क्या दिया 4, और z का वैल्यू हमको क्या दिया 3। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग अभी कौन क्वेश्चन देख रहे थे, 6 नंबर क्वेश्चन। फिर हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 6 में हम लोग 1 2 3 देखे क्वेश्चन, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देखे हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको लोगों को क्या दे रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब जो यार इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है, ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। हम पहले ही बोले हुए थे, आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहले लिख दीजिए बाय इक्वालिटी। बाय इक्वालिटी कहने का मतलब इक्वालिटी करने पर, भाई जब जैसा ही आप अगर से इक्वालिटी कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास a माइनस बी बराबर कितना -1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। फिर हो जाएगा आपके पास 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 5, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मानते हैं सेकेंड, इसको इक्वेशन क्या मानते हैं सेकेंड। और फिर हो जाएगा आपके पास 2a माइनस बी इक्वल टू कितना 0, इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं थर्ड। और फिर हो जाएगा कितना 3c प्लस डी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 13, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे फोर्थ, क्या मानेंगे फोर्थ। यहाँ तक समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे ए बी का। किसका वैल्यू निकालेंगे, ए बी का। तो भाई यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा लिखने में आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड पहला इक्वेशन क्या है, a माइनस बी बराबर -1, दूसरा का दिया 2a माइनस बी इक्वल टू में 0 है ना, 0। इस दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, तो लिख दीजिएगा बाय सब्ट्रैक्ट। क्या लिख दीजिएगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग, मतलब दोनों को घटाने पर, दोनों को कौन चीज करने पर, घटाने पर। जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 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 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ए में से 2a जाएगा तो कितना -a,
बी से बी क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा माइनस, हो ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिए, ए का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1, a के जगह पर 1 माइनस बी बराबर -1। इस -1 को इधर ले आइएगा, तो 1 + 1 बराबर b, इसीलिए आप लिख सकते हैं b बराबर 2, मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जैसे थर्ड इक्वेशन को हम लोग लेंगे, सॉरी सेकेंड को लेंगे, तो चलिए इक्वेशन नंबर सेकेंड तो हो जाएगा 2a + c बराबर में कितना 5। 2a का मतलब क्या होता है 2 × a, जैसा कि आपको पहले भी हम समझा चुके हैं ना, 2a का मतलब होता है 2 × a, तो 2 × a के जगह पर क्या डाल देंगे 1 + c इक्वल टू में कथी 5, इसीलिए आप लिख सकते हैं c बराबर 5 - 2 बराबर कितना 3, या किसका वैल्यू दे दिया, c का वैल्यू दे दिया। अब चलिए आगे हम मिटा देते हैं इसको। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आपका क्या था देख रहे थे, 3c + d बराबर में कितना था 30। अब यहाँ पे c का वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितना डालिएगा 3, तब लिखेंगे 3 × c का वैल्यू 3 + d बराबर में कितना 13, तो 3 × 9 9 + d इक्वल टू हो जाएगा 13, इसीलिए आपके पास d बराबर हो जाएगा 13 - 9, 13 में से 9 जाएगा तो कितना 4, लिख लीजिएगा हेंस मींस अतः a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2, c बराबर हो जाएगा 3 और d बराबर कितना हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन देखेंगे 8, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बात दिमाग में रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है, ज्यादा एग्जाम में देखिएगा, जनरली साल यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको बढ़िया से समझिए, और इसी से रिलेटेड आपका कई क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ा जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए समझिएगा, देखिए दिया हुआ है a = ai, इसका ऑर्डर दे रखा हुआ है m/n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कब यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दिया हुआ इफ, जब, कब यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो आपको कंडीशन बताना है, तो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आप लोगों को बोले हुए थे कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे समझना है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो बराबर हो, तो हम बोले हुए थे अगर ऑर्डर दिया रहेगा m/n, ऑर्डर क्या दिया रहेगा m/n, तो इसमें मतलब होता है कि m होता है रो की संख्या, n होता है कॉलम की संख्या, m क्या होता है रो की संख्या, n क्या होता है कॉलम की संख्या, m क्या होता है रो की संख्या, n क्या होता है कॉलम की संख्या, समझ रहा है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए। इसके बाद स्क्वायर के मैट्रिक्स के ही रिलेटेड एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है रेक्टेंगुलर को बोलते हैं आयताकार, अभी क्या बोलते हैं आयताकार, तो आयताकार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है, मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कई प्रकार के होता है, समझ रहे हैं ना, उसमें एक आता है हॉरिजॉन्टल और एक आता है वर्टिकल। तो चलिए आइए हम लोग हॉरिजॉन्टल को समझाते हैं। हॉरिजॉन्टल जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, जो नंबर ऑफ रो होता है वो लेस देन होता है नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो की जो संख्या होता है जो कॉलम की संख्या से कम होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से क्या होता है कम होता है, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि भाई इसमें जो कॉलम की संख्या होता है वो रो की संख्या से क्या होता है ज्यादा होता है। और इसी तरह से एक वर्टिकल मैट्रिक्स भी होता है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है जस्ट उल्टा, कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, तो भाई रो की संख्या m होगा तो m वैल्यू बड़ा होगा, m ग्रेटर देन कितना हो जाएगा n,
और या वैसे ही बोल सकते हैं जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से क्या हो, कम हो। तो यह चारों मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चारों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि भाई इतना ही जो स्क्वायर मैट्रिक्स, या ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब m लेस देन n, तो नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यह कब होता है, यह जब होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रहता है ना, तब जाके ये होता है। यह कब होता है, हॉरिजॉन्टल के लिए यह होता है। यह कब होता है, वर्टिकल के लिए होता है। कभी के लिए होता है, वर्टिकल दिया रहता है तब यह आंसर होता है। a बराबर n कब है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका कौन आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो 8 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। अभी आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव और बचा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। एक देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा हुआ है जो समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा हुआ है जो समझिए। Which of the given value of x and y, मतलब x और y के किस मान के लिए, x और y के किस मान के लिए। मेक मतलब होता है बनाना। मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज आर इक्वल। मैट्रिसेज क्या होगा, इक्वल। कहने का मतलब कि भाई जो यह दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, या x और y के किस मान के लिए यह दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना, अर्थात इस दोनों को इक्वल करके हमको x y का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, इस दोनों को क्या करके इक्वल करके और हमको x y का वैल्यू निकालना। समझ रहे हैं ना, तो सिंपल बस हो गया। इसको बराबर कर दीजिए, भाई इक्वल होगा तो इसको बराबर कर दीजिए, और बराबर करके इसमें से कौन चीज का वैल्यू निकालेगा, x और y का। तो देख लीजिए इसको फिर इसके बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपको y इक्वालिटी कर दीजिएगा। तो y इक्वालिटी कर दीजिएगा तो देखिए हो जाएगा कितना, 3x प्लस में 7 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0, है ना। इसीलिए हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू -7 बाई कितना, 3। कितना हो जाएगा, -7, ये 7 इधर जाएगा तो -7 बाई 3। फिर 5 इक्वल टू में क्या दे दीजिएगा, 5 इक्वल टू y -2। तो इसीलिए लिख दीजिएगा y बराबर, इस 2 को इधर ले आइएगा तो 5 और 2 7। फिर y प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर हम कर देंगे, अगेन फिर लिखेंगे, एंड करते चलिए, एंड y प्लस 1 इक्वल टू कितना, 8। तो y बराबर 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़िए। 2 - 3x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4। इस 4 को इधर ले आइए, हो जाएगा 2 - 4 इक्वल टू में कितना, 3x। 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बराबर में कितना, 3x। इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर -2/3। x बराबर क्या हो जाएगा, -2/3। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए x का वैल्यू आ गया -7/3, y का वैल्यू 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया, x का वैल्यू -2/3 आया। मतलब कहने का सेंस है मेरा, y का वैल्यू तो दोनों कंडीशन में 7 आया, दोनों कंडीशन में 7 आया, बट x का वैल्यू जो मेरे पास आया हुआ है वो आया है -7/3 और कितना, -2/3। इसका आंसर हम आपको लिखते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है जो समझिए। पहला आंसर दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू दे दिया हुआ है कितना, 7। चलिए बी आंसर, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसका जो दिया हुआ है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, समझ रहा है ना। और सी ऑप्शन इसका दे दी रखा हुआ है, y बराबर कथी, 7 और x बराबर दे रखा है कितना, -2/3, है ना। और डी जो आंसर जो दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू में क्या दे रखा है, -2/3। चलिए समझिएगा, देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज तो ये बात आप समझ लीजिए, पहला आंसर को हम लोग चेक करते हैं। तो a में दिया हुआ है, x का वैल्यू दे रखा है -1/3 और y का वैल्यू दे रखा है 7। तो y का वैल्यू तो मिल रहा है, लेकिन x का वैल्यू -1/3 दे रखा है, जो -1/3 कहीं पे आया ही नहीं है। आंसर कहीं पे आया था, यहाँ पे 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 - 3x इक्वल टू 4 तो हो जाएगा -2/3। ये तो आंसर ही गलत है। क्या, x का वैल्यू -1/3 और y का वैल्यू 7, ये तो आंसर ही गलत है। चलिए दूसरा में नॉट पॉसिबल को थोड़ा सा हम अभी रोक के चलते हैं इसको। चलिए तीसरा में देखिए, y का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू -2/3, x का वैल्यू -2/3, y का वैल्यू 7। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ए आता है कि जब ये x का वैल्यू -2/3 होगा तो फिर x का वैल्यू -7/3 क्यों नहीं होगा।
x का वैल्यू अगर तो -2/3 होगा तो x का वैल्यू फिर -7/3 क्यों नहीं होगा? तो ये भी आंसर क्या है? गलत है। समझ आए? ये भी आंसर आपका गलत है। ये भी आंसर क्या है? गलत है। अभी हम इसको रोक के चलते हैं। चलिए इसके बाद x का वैल्यू -1/3, ये तो आंसर है, गलती है। ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ? अर्थात आंसर क्या बचेगा? बी आंसर बचेगा, जो कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कहने का मतलब हो गया कि भाई एक ही कंडीशन में देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई x का वैल्यू -7/3 और x का वैल्यू कितना आ गया? -2/3। तो दोनों अगर जो एक ही आंसर में दोनों दिया रहता है, एक ही ऑप्शन में दोनों आंसर दिया रहता तब सही होता। बट अगर जो दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कती है गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन में अगर x का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसका नॉट पॉसिबल टू कती होगा? फाइंड होगा। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। देखिए समझिएगा, इसका एक और हम एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा x y 7 और x से ले लेते हैं, फिर आपके पास दिया रहेगा 4 3 और इसके बाद क्या दिया रहेगा? y और इसके बाद क्या दिया रहेगा? 4। तो देखिए समझिएगा, हम x का वैल्यू यहां से लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, बिल्कुल सही है। फिर y का वैल्यू लेंगे तो कितना? 3, बिल्कुल सही है। 7 का वैल्यू फिर y, मतलब y बराबर कितना? 7 और फिर x बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे भी x बराबर 4 है, यहाँ पे भी x वाला आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। एक ही क्वेश्चन में y का मान अलग अलग हो पाना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हम लोग बोलते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कहने का मतलब है निकाल पाना संभव नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए हम लोग फिर अब लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन? 10। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा हुआ है, जो समझिए। देखिए सभी स्टूडेंट समझिएगा यहाँ पे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब 3/3 ऑर्डर के ऑल मैट्रिक्स की संख्या बताइए। ऑल जितना भी संभव हो पाएगा उस सभी मैट्रिक्स के संभव की संख्या बताइए, संभव मैट्रिक्स की संख्या बताए विथ ईच एंट्री 0 और 1, जिसका एंट्री कितना होगा? 0 और 1 होगा। कहने का सेंस है कि भाई 3/3 का मैट्रिक्स आप कितना बना सकते हैं? डिफरेंट अलग अलग बना सकते हैं, जिसका इंटीज या तो 0 ले लीजिए या 1 ले लीजिए। मतलब 0 और 1 इंटीज लेके आप 3/3 का कितना बना सकते हैं, तो हम आपको समझाने के लिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर आप एग्जांपल लीजिएगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0, या क्या है 3/3 का। अच्छा फिर आप ले सकते हैं कितना? 1 1 1 1 1 1 1 1। अच्छा फिर आप ले सकते हैं कितना? 0 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर आप क्या ले सकते हैं? 1 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर आप क्या ले सकते हैं? 1 1 0 0 0 0 0 0 0। इसी तरह से बहुत डिफरेंट मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसका एलिमेंट या तो 0 होगा या क्या होगा? 1 होगा। देख रहे हैं इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें या तो 0 है या 1 है, इसमें भी 0 है या 1 है, इसमें भी 0 है या 1 है, लेकिन यह सब क्या है? अलग अलग। तो ऐसा आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? आप कितना यह पॉसिबल हो सकता है, कितना मैट्रिक्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है ना। इसको अगर जो बनाने के व्यू से जाइएगा तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम एक बताते हैं, याद रखिएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीज नंबर, नंबर ऑफ कथी? इंटीज नंबर के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। बस ये बात आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू, फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इंटीज नंबर, क्या होता है? नंबर ऑफ इंटीज नंबर के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कथी? मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कथी? मैट्रिक्स, है ना। कहने का मतलब हो गया कि भाई जितना इंटीज नंबर रहेगा उसकी संख्या। तो देखिए तो यहाँ पे नंबर इंटीज नंबर या तो 0 है या 1 है, क्या वो है? 2। कितना है? 2 को। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, क्या बाय क्या दिया हुआ है? ऑर्डर 3/3।
तो इसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगा 9 गो, तो 2 के पावर 9 इसको तोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 512, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। समझ जाए कहिएगा कि सर फॉर्मूला पर एक दो और एग्जांपल बताइएगा तो हम आपको बता देते। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में आपसे पूछ देगा कि 0 1 2 का प्रयोग करके 2/2 का कुल कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, टोटल कितना मैट्रिक्स पॉसिबल होगा, है ना। तो 2/2 है, तो 2/2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 4 ठो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ठो। इसमें देखिए यानी इंटीज नंबर की संख्या क्या हो गया, 3 गो, 1 2 3 गो, 3 के पावर 4 जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। इस पर एक दो एग्जांपल आपको कर देना बहुत जरूरी है, समझ आए ना। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आज के सेशन में हम लोग पूरा कवर किए हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो भी बाकी क्वेश्चन था उसको कवर किए हैं और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.2 को कवर करेंगे। तो आप लोग 3.2 को देखना मत भूलिएगा और आप लोग जो 3.1 का जो 2 लेक्चर देखे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, इस चैप्टर को बना लीजिए, तब 3.2 लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल ले। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।